हेलो दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको यह बताया कि किस प्रकार पुर्तगाली भारत में प्रवेश करते हैं और आगे अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। किस प्रकार पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय फैक्ट्रियां भारत में प्रवेश करती हैं, इनका क्रम मैंने आपको बताया था। पहले आएंगे कौन? पुर्तगाली आएंगे। इसके बाद आएंगे दोस्तों डच आएंगे। डच के बाद आएंगे अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आएंगे डेनिश के बाद आएंगे दोस्तों फ्रांसीसी, और इसके बाद आएंगे आपके स्वीडिश। इस प्रकार दोस्तों भारत में निम्न कंपनियां भारत में प्रवेश करती हैं। जब वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दी, तब पुर्तगालियों ने भारत में स्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए समय समय पर निम्न प्रयास किए। सबसे पहले हम कोलंबस के विषय में जान लेते हैं कि कोलंबस क्या करता है। कोलंबस में वास्को डी गामा ने क्या किया कि यह सबसे पहले पहुंचा दोस्तों 20 मई 1498 ईस्वी को यह दोस्तों पहुंचता है कालीकट। कालीकट में एक बंदरगाह होता है जिसका नाम होता है कप्पक डाबू। बंदरगाह होता है, इस पर ये पहुंच जाता है जहां पर का राजा होता है जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत करता है वास्को डी गामा का। जब वास्को डी गामा का स्वागत होता है तो अरब व्यापारी दोस्तों करते हैं, अरब व्यापारी रवैया रखते हैं अपना इसके प्रति वैमनस्य का रवैया रखते हैं वास्को डी गामा के प्रति। क्योंकि जमोरिन द्वारा जब वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया जाता है तो वह उस स्वागत से क्या करते हैं, काफी वैमनस्यता का भाव रखते हैं कि वास्को डी गामा का इस प्रकार स्वागत हुआ है, हमारा स्वागत नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ समय बिताने के बाद वास्को डी गामा स्वदेश लौटता है। स्वदेश लौटने से पूर्व ये भारत से ले जाता है क्या? भारत से ये लेकर जाता है मसाले, ऊनी वस्त्र और इलायची। इन सबको बेच करके लाभ कमाता है 60 गुना लाभ कमा लेता है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो इसका परिणाम निकलता है जाके कि यूरोपीय पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी भारत से व्यापार के लिए प्रेरित होते हैं। भारत से व्यापार करने के लिए प्रेरित होते हैं।
प्रेरित होते हैं। जब वास्को डी गामा भारत से इलायची, गर्म मसाले इत्यादि लेकर पहुंचा तो उसे अपने यात्रा खर्च का 60 गुना लाभ हुआ। इसके बाद पुर्तगाली भारत आते हैं। इसके बाद पुर्तगाली आता है सेकंड पुर्तगाली 1500 ईस्वी में, जिसका नाम होता है पेड्रो अल्बा रेज कैब्राल। पेड्रो अल्बारेज कैब्राल यह सेकंड पुर्तगाली नायक होता है। ये क्या करता है कि जब 1500 ईस्वी में आ जाता है तो ये देखो करता क्या क्या है। ये आता है 13 जहाजी बेड़ों के साथ, जहाजी बेड़ों के साथ, बेड़ों के साथ 13 जहाजी बेड़ों के साथ ये भारत पहुंचता है। भारत पहुंचा। इसके बाद इसका झगड़ा होता है अरब व्यापारियों से। इसका झगड़ा हुआ। झगड़ा किससे होता है दोस्तों? इसका झगड़ा होता है अरब व्यापारियों से। अरब व्यापारियों से, अरब व्यापारियों से इसका झगड़ा होता है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम निकलता है कैब्राल विजेता होता है। कैब्राल जीत जाता है, जीत जाता है। जब 1500 ईस्वी में सेकंड पुर्तगाली दोस्तों कैब्राल 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत पहुंचता है, तब इसका अरब व्यापारियों से झगड़ा हो जाता है। और ये कैब्राल जो होता है इसने अरब व्यापारियों के इस समूह को पराजित कर देता है। इस प्रकार हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हिंद महासागर पुर्तगाली महासागर में बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली महासागर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब पेड्रो अल्बारेज कैब्राल इस अरब व्यापारियों के समूह को पराजित करता है तो हिंद महासागर में पुर्तगालियों की तूती बोलने लगती है, अर्थात उनका हिंद महासागर में वर्चस्व बढ़ जाता है। इस प्रकार हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर कहा जाने लगता है। इसके बाद 1502 ईस्वी में पुर्तगाली साम्राज्य ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित कर देती है। अब क्या करेगी पुर्तगाली कंपनी? पहले आएगी पुर्तगाली कंपनी दोस्तों 1502 ईस्वी में। सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में जाती है। कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री खोल दी जाती है। इसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर में सेकंड फैक्ट्री खोलती है। सेकंड फैक्ट्री कन्नूर में खोल दी जाती है। अब क्या होता है? पेड्रो अल्बारेज कैब्राल करता है। कैब्राल हमें दोस्तों क्या करेगा? कोचीन और कन्नूर पहले वहां फैक्ट्री स्थापित करेगा। इसके बाद कन्नूर के कोचीन के राजाओं से मित्रता स्थापित करेगा। राजाओं से मित्रता स्थापित करेगा। इसके बाद अल्बारेज कैब्राल कोचीन और कन्नूर के राजाओं के साथ मित्रता स्थापित करता है और यह अनुभव करता है कि
भारतीय राजा आपस में लड़ा करते हैं, क्यों ना इनके आपसी झगड़े का लाभ उठाकर भारत में स्थायी रूप से पुर्तगाली बस्तियां बसा दी जाएं। इस क्रम में यही इसकी नीति, कैब्राल की यही नीति, कैब्राल की यही नीति भारत में पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करने का आधार बनती है। आपने दोस्तों अभी तक ये देखा कि सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आता है। उसका प्रारंभ में अरब व्यापारियों से झगड़ा हो जाता है और कैब्राल इस अरब व्यापारियों के समूह को पराजित कर देता है। इस प्रकार हिंद महासागर में पुर्तगालियों की तूती बोलने लगती है, अर्थात हिंद महासागर पुर्तगाली महासागर में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद कैब्राल के समय 1502 ईस्वी में कोचीन में और 1505 ईस्वी में कन्नूर में सेकंड फैक्ट्री स्थापित होती है। और यह कोचीन और कन्नूर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित करता है और यह अनुभव करता है कि भारतीय राजा आपस में लड़ा करते हैं, इनमें किसी काम की एकता नहीं है, अर्थात यह कैब्राल की यही नीति आगे चलकर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करने का आधार बनती है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि वास्को डी गामा, मोस्टली ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत में एक बार आया और उसने यूरोप से भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ऐसा नहीं, वास्को डी गामा जो आया भारत में 3 बार आया। पहले हम वास्को डी गामा के बारे में जान लेते हैं सही से कि वास्को डी गामा भारत में आया कितनी बार। वास्को डी गामा आता है भारत में कुल 3 बार। ये आया कुल 3 बार आता है, कुल 3 बार। अब देखते हैं कि फर्स्ट बार कब आया था। यह आया था फर्स्ट बार 1498 ईस्वी में, अर्थात भारत की खोज की थी, भारत तक के लिए समुद्री मार्ग, भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज, ये तो पता है सभी को। सेकंड बार ये आता है वास्को डी गामा, सेकंड बार आता है दोस्तों 1502 ईस्वी में, सेकंड बार आता है। और जब ये थर्ड बार आता है सितंबर 1524 ईस्वी में। इस बार ये ऐसे नहीं आता है, 1524 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बन के आता है, पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगाली वायसराय बन के आता है भारत में, बनकर आता है। और इसकी यहीं पे दिसंबर 1524 को ईस्वी में कोचीन में मृत्यु हो जाती है, कोचीन में मृत्यु हो जाती है, कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है 1524 में। इस प्रकार आपने देखा कि वास्को डी गामा पहले 20 मई 1498 ईस्वी को यूरोप से भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज करता है। इसके बाद ये आता है 1502 ईस्वी में, फिर आता है वास्को डी गामा। तीसरी बार वास्को डी गामा आता है सितंबर 1524 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का वायसराय बनके। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1524 में कोचीन में, और कोचीन में ही इसकी क्या होती है,
यही कोचीन में ही इसकी समाधि है। अर्थात ये एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा वास्को डी गामा। अब हम आगे चलते हैं। जब भारत में पहली और दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो गई पुर्तगालियों की, तो पुर्तगाली साम्राज्य ने यह सोचा कि भारत में ऐसे काम चलने वाला नहीं है। उसने एक नीति बनाई। नीति यह बनाई कि कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल रखा जाएगा जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। पुर्तगाली साम्राज्य ने एक नीति बनाई। क्या? पुर्तगाली साम्राज्य ने नीति बनाई एक गवर्नर जनरल की। एक गवर्नर जनरल होगा। किसका होगा? कंपनी का। एक कंपनी का गवर्नर जनरल होगा जिसका कार्यकाल होगा, उसका कार्यकाल गवर्नर जनरल का रखा गया कि मोस्टली होगा उसका कार्यकाल प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए यह पुर्तगाली साम्राज्य ने सोचा कि भारत में क्यों ना कंपनी का एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए। इस क्रम में पहला गवर्नर बनता है कंपनी का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका टाइम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, यहां हम बता देते हैं, इसका टाइम होता है 1505 से 1509 ईस्वी तक। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा (1505 to 1509) यह कंपनी का पहला गवर्नर नियुक्त होता है। कंपनी का फर्स्ट गवर्नर बनता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का लक्ष्य होता है कि भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर पुर्तगालियों का साम्राज्य स्थापित करना। अर्थात यह एक नीति निर्धारित करता है जिसकी जो नीति कहलाती है ब्लू वाटर पॉलिसी। यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी का आशय ये होता है कि हिंद महासागर में जो भी जहाज जाते थे, चाहे वो भारतीय हो या अन्य यूरोपीय, उनसे टैक्स लिया जाता था। यदि वो टैक्स नहीं देते थे तो उन जहाजों को लूट लिया जाता था। इससे पुर्तगाली कंपनी को काफी फायदा होता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या करता है कि जब ये भारत में पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आता है तो इसका मुकाबला होता है 1508 ईस्वी में एक नौसैनिक बेड़े से। नौसैनिक बेड़े से इसका मुकाबला होता है। पहले ये हार जाता है और ये दूसरी बार दोस्तों क्या होता है, ये विजयी हो जाता है। दूसरी बार 1509 में विजयी हो जाता है। और इसी
इसी के समय कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग बनाया जाता है। दुर्ग बनाया जाता है। इसके बाद ये क्या करता है, अंजाडीवा, किलवा और कन्नूर में भी के दुर्ग स्थापित करता है। अब आपने दोस्तों यहाँ देखा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब 1505 ईस्वी में कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, तो इसका प्रारंभ में 1508 ईस्वी में एक नौसैनिक बेड़े से इसका मुकाबला होता है। प्रारंभ में यह नौसैनिक बेड़ा इस अल्फांसो डी अल्मीडा को पराजित कर देता है। इसके बाद 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इस नौसैनिक बेड़े को पराजित करता है और हिंद महासागर में पुर्तगालियों की तूती बोलने लगती है। इसके बाद यह क्या करता है कि कन्नूर, अंजाडीवा और किलवा में दुर्ग स्थापित करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का सेकंड गवर्नर जनरल बन के आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि नौसैनिक बेड़े में कौन कौन शामिल था। नौसैनिक बेड़ा में था आपके मिस्र के व्यापारी, अरब और तुर्की, मिस्र, गुजराती, ये व्यापारियों का एक समूह होता था। प्रारंभ में इनका वर्चस्व हिंद महासागर में बोलता था, किंतु जब पुर्तगाली आए तो इन्होंने इस नौसैनिक बेड़े को पराजित करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब आप देखेंगे कि आगे आएंगे सेकंड गवर्नर आएंगे आपके, ये आएंगे दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर। इनका टाइम होता है 1509 से 1515 ईस्वी तक, 1515 तक। अब आप ये देखिए आगे अल्फांसो डी अल्बुकर 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत के सेकंड गवर्नर जनरल आते। इनका श्रेय दिया जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य वास्तविक रूप से स्थापित करने में अल्फांसो डी अल्बुकर का योगदान मैक्सिमम होता है। यह क्या करता है, सर्वप्रथम पहले सन 1510 ईस्वी में गोवा जीत लेता है और यह गोवा उस समय अधीन था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। अल्फांसो डी अल्बुकर आते ही 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लेता, जो उस समय के राजा यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। फिर ये यही नहीं थमता, इसके आगे ये आता है सन 1511 ईस्वी में ये मलक्का को जीत लेता है। इसके बाद फिर ये करता है सन 1512
15 ईस्वी में पारस की खाड़ी में एक बंदरगाह होता है। पारस की खाड़ी में एक बंदरगाह होता है जिसका नाम होता है होर्मुज। होर्मुज पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जब यह मलक्का और भारत की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह होर्मुज पर अधिकार कर लेता है तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर इसका अधिकार हो जाता है। इसके बाद यह क्या करता है, इसके कुछ अच्छे कार्य भी हैं कि अपने गोवा में सती प्रथा पर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है, पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है, लगा देता है। इस प्रकार यह भारत में सती प्रथा प्रतिबंधित कराने वाले महोदय राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। इसने भारत में स्थायी रूप से पुर्तगाली वस्तुओं को बसाने के लिए पुर्तगाली नाविकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।